नमस्कार। फिर सही समय पर हम सब लोग उपस्थित हो गए हैं। आप सब भी उपस्थित होने जा रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। कल हम लोगों ने हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा की थी। आज एक और आम व्याधि जो सामान्य जनता को ग्रसित करती जा रही है वह है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशा तंदेल, उन्होंने मेरी किताब क्लिनिकल पंचकर्म के लिए जानना चाहा है कि कहाँ से प्राप्त होगी। तो आशा जी, आप ये नंबर नोट कर लें, 9425092284। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9425092284। ये डॉक्टर विनोद बैरागी का नंबर है, उज्जैन के रहने वाले हैं। आप उनसे बात कर लीजिए, आपको किताब प्राप्त हो जाएगी। फिर से मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9425092284। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, 21 साल का मेल पेशेंट है, क्रॉनिक पिंपल्स हैं, कई समय से चेहरे में पिंपल्स हैं। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो ये एक प्रकार की हार्मोनल विकृति है। इसमें संभव हो तो वमन विरेचन और शोधन वस्ती, ये तीनों ही आप कराएं तो इसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। मोशन क्लियर होता रहे, इसका भी आप ध्यान देते रहें। चाहें तो रोजाना त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण रात्रि में सोते टाइम 1 चम्मच ले लिया करें। इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्न बटी 2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादिक्वाद का भी सेवन आप इसमें करा सकते हैं। गंधक बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। बहुत ज़्यादा तली मली चीज़ें, तीखी चीज़ें, फास्ट फूड ये ना खाएं, पेशेंट को खाने से मना करें। और स्थानिक लेप के लिए, पिंपल्स के ऊपर लेप करने के लिए, इसको एक्ने वॉल्ग्यूरस भी हम कह सकते हैं। लेप के लिए 3-4 योग मैं आपको बता रहा हूँ। स्वानुभूत, लोध्र, वचा, सैंधव, सरसप। लोध्र, वचा, सैंधव और सरसप, ये बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना के रख लें। जब लगाना हो तो इसका लेप तैयार कर लें, पानी में डाल के अच्छी तरह बारीक पीस लें और इसका लेप चेहरे में रात्रि में सोते टाइम या प्रातःकाल लगा लें। कम से कम 2 घंटा लगे रहना चाहिए। एक दूसरा लेप है धनिया, वचा, लोध्र और कूट। धनिया, वचा, लोध्र और कूट, इनका चूर्ण बना के रख लें। पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह बारीक लेप तैयार कर लें और इस लेप का भी स्थानीय प्रयोग चेहरे में जहाँ जहाँ पिंपल्स हो वहाँ रात्रि भर या प्रातःकाल आप लगा दें। तीसरा एक योग अनुभूत है जायफल, रक्तचंदन और काली मिर्च। जायफल, रक्तचंदन और काली मिर्च समान मात्रा में चूर्ण बना के रख लें और पानी में पीस करके लेप तैयार करके चेहरे में लगा लें प्रातःकाल या रात्रि में सोते समय। और एक बहुत ही सुलभ, बड़ा उपयोगी लेप है शालमली, आप जानते ही होंगे।
शालमली के कंटक कांटे होते हैं शालमली में, उनको एकत्रित कर लीजिए और दूध में पीस करके चेहरे में लेप लगाइए। आप देखेंगे 15 दिन के लेप लगाने के बाद पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक्ने वॉल्गुरस होगा वो भी, उसमें भी आराम आपको प्राप्त होगा। तो 3-4 प्रकार के लेप मैंने आपको बताए, लेकिन संशोधन करा दें तो निश्चित रूप से पेशेंट को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। शिल्पा मिश्रा जी 39 इयर्स की फीमेल पेशेंट है। उनको गैस्ट्राइटिस है, चक्कर भी आते हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। ब्लड प्रेशर उनका 140/80 है, नॉर्मल है। गैस्ट्राइटिस मेन इनको तकलीफ है। निश्चित है गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आमाशय में पित्त का प्रकोप होता है, लक्षणों के रूप में पेट में जलन, पेट में दर्द होना, कभी कभी उल्टी जैसे लगना, चक्कर आना, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में पंचतत्व घृत का आभ्यंतर स्नेहपान करें और विरेचन करा दें। विरेचन में अंजीर, अमलतास और गूदा। अमलतास 30 ग्राम, अंजीर 30 ग्राम, दोनों को यौकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml मिला के विरेचन को दे दें। विरेचन देने से जो आमाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें साफ सफाई हो जाती है, जो डिपॉजिट मल है वो बाहर निकल जाता है, जिससे हीलिंग में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, मुलहट्टी चूर्ण 50 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म। शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, मुलहट्टी 50 ग्राम, मंडूर भस्म 20 ग्राम, इन तीनों को मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ या पानी के साथ आप सेवन कराएं। इसमें पंचतिक्त क्षीर बस्ती, ये भी बड़ी लाभकारी होगी। इसमें पंचतत्व के द्रव्य ले लें, कुटकी, चिरायता, गिलोय, मुस्तक और परपट, प्रत्येक 50-50 ग्राम लेकर के 1200 ml पानी डाल दें। यौकुट करने के बाद 300 ml शेष 400 ml शेष रखें। 400 ml में 200 ml दूध डाल दें, दुग्ध शेष रहने तक पाक करें और ये क्षीर प्राप्त हो गया। 200 ml दुग्ध, पंचतत्व से सिद्धित दुग्ध, और शतावरी 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, सेंधव 2.5 ग्राम या 5 ग्राम डाल करके ये तिक्त बस्ती दे दें। इसमें अनुवासन बस्ती देने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 बस्ती, 20 बस्ती आप दे सकते हैं, जब तक पेशेंट को लाभ ना हो तब तक देवें। इससे गैस्ट्राइटिस में चक्कर जो आते हैं उसमें भी बड़ा ही आराम प्राप्त होता है। रस औषधियों में सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं आंवले के मुरब्बे के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे गैस्ट्राइटिस और चक्कर दोनों में आराम प्राप्त होगा। टैबलेट में टैबलेट शुक्तिन एलार्सिन की आती है, बड़ी अच्छी टैबलेट है ये, 2-2 गोली दिन में 2 बार। चरक की अल्सरेक्स आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। अविपत्तिकर चूर्ण का भी प्रयोग समय समय पर करना चाहिए। 1 चम्मच खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मोशन क्लियर रहे इसका ध्यान रखें, इसलिए रात्रि में सोते टाइम 2 अंजीर और 10 मुनक्के दुग्ध में, गर्म दूध में डाल करके उसका सेवन रात्रि में सोते टाइम करते जाएं। इससे गैस्ट्राइटिस भी ठीक होगा, चक्कर भी नहीं होगा, बॉडिक भी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ही, तो ये ट्रीटमेंट करने से आपको पेशेंट में लाभ निश्चित प्राप्त होगा। शिल्पा जी का ही दूसरा प्रश्न है एलोपेशिया एरेटा, जिसको AA भी कहा जाता है।
ए फॉर एलोपेशिया, दूसरा ए फॉर एरेटा। ये एक प्रकार का पैची हेयर लॉस है। अचानक चकत्ते के चकत्ते हेयर निकलते हैं। पहले एक सिरे से स्टार्ट होता है और लगातार ये पैचेस के पैचेस बालों को झड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर उस जगह दूसरे बाल वहाँ उत्पन्न नहीं होते। और ये जब उत्पन्न होता है, जब इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स में जब अटैक करता है, तब बालों का ठीक से पोषण नहीं होता और ये मुख्य रूप से सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन में इम्यून सिस्टम विकृत होकर के हेयर फॉलिकल्स को विकृत कर देता है और जिसकी वजह से बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी को एलोपेशिया एरेटा या इंद्रलुप्त कहते हैं। आल्सो इट इज कॉल्ड AA, पैची हेयर लॉस। इट स्टार्ट्स with one or more circular belt patches that may overlap. It occurs when the immune system attack hair follicles and may be brought by the severe stress. इसमें भी चूँकि फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं, पोषण उनका कम हो जाता है, चैनल चूँकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवरोध होता है और इसकी वजह से पोषण नहीं होता, इसलिए इसमें संशोधन जरूर कराएं। वमन और विरेचन कराने के पश्चात माधु तैलिक बस्ती ऐसे पेशेंट में देवें, इससे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शिरः तर्पण करें। शिरः तर्पण में शिरोधारा, शिरोवस्ती या अभ्यंग ही कराएं। अगर नहीं कुछ करा पाए तो अभ्यंग करें अश्वगंधा बला तैल से या भृंगराज तैल से, इससे मालिश करें। बाजार में सिसा हेयर ऑयल ये उपलब्ध है, ट्रिचअप हेयर ऑयल, इन दोनों को मिला करके प्रतिदिन प्रातःकाल बालों में लगाएं। इससे भी बालों का झड़ना कम होता है। लेकिन इंद्रलुप्त एक खास व्याधि है जिसमें बाल दोबारा उगते नहीं हैं, इसके लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है। संशोधन करने के पश्चात रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आमलक्यादि रसायन। कल हमने आमलक्यादि रसायन के बारे में चर्चा की थी। 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। या अभया आमलक रसायन, हरितकी और आंवला समान भाग मात्रा में मिलाकर के ये रसायन तैयार किया जाता है। इसका भी सेवन इसमें लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा इंद्रलुप्त में धतूर पत्र स्वरस, धतूर ले आइए, फ्रिज में रख दीजिए, 2 धतूर पत्तों का पीस करके रस निकाल लें और इंद्रलुप्त की जगह प्रतिदिन रोजाना 15 दिन तक लगाएं। इससे भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा काशीश, मदन फल और तुत्थ मरीच, काशीश, मदन फल, तुत्थ और मरीच समान मात्रा में लेके चूर्ण तैयार कर लें और पानी के साथ लेप तैयार करके इंद्रलुप्त की जगह लगाएं। 24 घंटे में 1 बार आप इसको लगाएं। इसके अलावा भृंगराज तैल का शिरः प्रदेश में लेपन करें। एक और अनुभूत योग है हस्तिदंत, शिकाकाई, आंवला, इन सब से तिली तैल को सिद्ध कर लें। हस्तिदंत, शिकाकाई, आंवला, तिल तैल को सिद्ध कर लें और यह तैल मालिश के लिए शिरः प्रदेश में प्रयोग करें। जहाँ इंद्रलुप्त है वहाँ इसको लगाएं तो पेशेंट को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। प्रीति भट्ट नेपाल से हैं,
ये कार्यक्रम सुनती हैं, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम की वो तारीफ कर रही हैं, उनको प्रैक्टिस में भी लाभ हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी रहें। डॉक्टर कृष्णा सागर मूत्रास्मरी पर व्याख्यान के लिए कहा है। आगे मूत्रास्मरी पर व्याख्यान देने का प्रयास करेंगे। तब तक कुछ योग मैं एक जरूर आपको बताना चाहूँगा, जो मूत्रास्मरी को 15 दिन के अंदर बाहर निकाल देते हैं, यदि 8 mm से नीचे हो तो। ज़्यादा बड़ी हो तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके लिए मैं कुछ योग आपको बता रहा हूँ। अनुभूत योग, उसको नोट कर लीजिए। गोक्षुर, ताल मखाना, एरंड, कंटकारी, अब्रहती। छोटी कंटकारी, अब्रहती यानी बड़ी कंटकारी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। गोक्षुर, ताल मखाना, एरंड, कंटकारी, अब्रहती, इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए और इसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ आप सेवन कराएं। इसका एक्सपीरियंस है मुझे, 15 से 20 दिन तक देने पर जो पथरी है वो बाहर निकल जाती है। वरुणादि क्वाथ भी इसमें बहुत अच्छा लाभकारी होता है, वरुणादि क्वाथ। और इसके लिए शोधन वस्तु भी हम देते हैं। वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, इसका 300 ml काढ़ा बना लेते हैं। और फिर इसमें शतावरी घृत 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, 5 ग्राम सेंधव नमक मिलाकर के वस्ती देने से भी अश्मरी बाहर निकल जाती है। तो इसका आप प्रयोग करें, पेशेंट में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। लक्ष्मण राज पुरोहित जी, इनका मेल है पेशेंट, 52 ईयर्स ओल्ड है, डायबिटिक है, कृशकाय है, पोस्ट मील शुगर है 232, फास्टिंग है 135, वीकनेस है, काफ मसल्स में जो है पेन होता है। ये डायबिटिक पेशेंट की आम शिकायत है। एलोपैथिक दवाई के साथ साथ मुझे लगता है ये डायबिटीज़ की जो शुगर है वो अभी भी बढ़ी हुई है। ऐसी अवस्था में यदि बलवान रोगी है, बहुदोष है, तो वमन विरेचन करा दे, शोधन करा दे। वमन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, फिर वमन कराएं। वमन का योग मैंने आपको कई बार बताया है। आप मेरी किताब से भी आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ में कौन कौन से द्रव्यों से वमन कराना चाहिए। वमन कराने के बाद विरेचन करा दीजिए। और फिर एक प्रमेहग्न वस्ती है, मैं हमेशा बताता हूँ, ये आप चरक सिद्धि स्थान 8 श्लोक नंबर 8 उसमें देख सकते हैं, या किताब में भी, मेरी किताब में भी देख सकते हैं। प्रमेहग्न वस्ती बहुत ही उपयोगी है। अब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर 1 वर्ष के अंदर डायबिटिक पेशेंट आपके पास आ जाता है तो इस वस्ती से आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मामज्जक बटी, गुड़मार घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। और जैसा कि आपको मालूम है, बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन पेशेंट में कराएं। पेशेंट में काफ मसल में वेदना है तो ये निश्चित है न्यूराइटिस है, डायबिटिक न्यूराइटिस। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा तो काफ मसल में जो वेदना है वो भी आराम हो जाते हैं। तब तक के लिए कुछ मालिश करें, बाह्य अभ्यंग करें सहचर तैल से दिन में 2 बार, और थोड़ा सिकाई कर लें, इससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा।
इतने पर भी न जा रहा हो तो टैबलेट नियो 2 गोली सुबह शाम या शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। ये डायबिटिक में भी लाभ करेगा और डायबिटिक न्यूराइटिस में भी यह चिकित्सा बड़ी लाभप्रद है। प्रदीप मानवी फीमेल है, उनका पेशेंट, उम्र है 65, अम्बलाइकल हर्निया से ग्रसित है। देखा जाए तो अम्बलाइकल हर्निया हो या इंग्वाइनल हर्निया हो, ये ऑपरेटिव डिसीजेज हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मल प्रवृत्ति साफ होना चाहिए। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को ज़्यादा शिकायत हो सकती है। जब आप ताकत लगाते हैं तो अम्बलाइकल से इंटेस्टाइन ऊपर की ओर आने लगती है और इवर्टेड अम्बलिकस मिलने लगती है। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन अभ्यारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, इसके अलावा एरंड भ्रष्ट हरीर की 2.5 से 5 ग्राम रात को सोते टाइम दे दें। आरोग्यवर्धिनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इसका प्रयोग करें। वृद्धिनाशन बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शिवाक्षार पाचन चूर्ण, हिंगवष्टक चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में भोजन के आधा घंटे बाद दोनों टाइम देवें तो निश्चित रूप से अम्बलाइकल हर्निया में पेशेंट को आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर हेमलता जीएस, उनका प्रश्न है बटरफ्लाई हाइपर पिगमेंटेशन। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उसमें चित्र विचित्र के काले, सफ़ेद आदि दाग पाए जाते हैं, और जब त्वचा में इस प्रकार के स्पॉट मिलते हैं तो उसको बटरफ्लाई हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू दी सन एक्सपोज्ड एरिया। जो खुले अंग रहते हैं वहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पृष्ठभाग में जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ पर भी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है और हाइपो पिगमेंटेशन भी होता है, और इसी को बटरफ्लाई हाइपर पिगमेंटेशन या बटरफ्लाई हाइपो पिगमेंटेशन कहा जाता है। द हाइपर पिगमेंटेशन इज नॉट लिमिटेड टू sun exposed areas. A characteristic butterfly area of the relative hypopigmentation is frequently seen on the sparred unreachable area of the back. Possibly it may due to obstructive-biliary disease. Butterfly sign a clue to generalized pruritus in the patient with chronic obstructive hepatobiliary disease. तो बटरफ्लाई जैसा लक्षण ये बताता है कि हो सकता है कि पेशेंट को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटोबिलियरी डिसीज हो गई हो और इसकी वजह से प्रूराइटिस पूरी शरीर में हो जाता है। अतः इसका चिकित्सा तत्काल करना चाहिए। चिकित्सा के लिए ये चूँकि त्वचागत व्याधि है तो इसमें संशोधन कराना बहुत आवश्यक है। पंचतिक घर से आभ्यंतर स्नेहपान, फिर बमन करा दें, फिर विरेचन कराएं, और उसके बाद या उसके साथ साथ भी आप दवाइयों का सेवन रोगी में करते रहें। आरोग्यवर्धिनी पंचनिम्ब बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठाधिक्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देते रहें। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। दिन में 2 पुड़ियाँ सुबह शाम पेशेंट को लगातार दें। त्वचा में चूँकि प्रारंभिक अवस्था में कई बार खुजली भी होती है, ऐसी अवस्था में टेक्सिमा
और आर्टिप्लेक्स लोशन दोनों मिला करके इफेक्टेड पोर्शन में दिन में 2 या 3 बार लगाएं। रात्रि को सोते टाइम चाल मोगरा तेल पूरे शरीर में लगा लें। बैक में आप खुद नहीं लगा पाते, इसलिए दूसरे की मदद से वहाँ औषधि को लगाएं। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, यह भी उपयोगी है। महामंजिष्ठा ऋतुक्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। ये लगातार यदि दवाई लेंगे, और ये महीने 2 महीने में जाने वाला नहीं है, कम से कम 6 महीने तक लगातार, 6 से 1 साल तक लगातार दवाइयाँ देंगे, तब ये ठीक होता है। ये एक्ने वल्गैरिस में भी देखा गया है। प्रारंभिक अवस्था में खुजली होती है और उसके बाद पृष्ठभाग में, जांघों में इस प्रकार के काले काले वर्ण के धब्बे हो जाते हैं, बटरफ्लाई जैसा दिखने लगता है। तो इसकी सावधानी पूर्वक चिकित्सा करें, नहीं तो आगे जाकर के प्लूराइटिस होकर के और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटोबिलियरी डिसीज हो सकती है। आइए, ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न इन फूट एंड वार्ड्स, ये प्रश्न आया है। कॉर्न में अग्निकर्म ही लाभप्रद होता है। अग्निकर्म या तप्त तैल से जलाना, और अगर कम मात्रा में हो, प्रारंभिक अवस्था हो, तो दशांग लेप लगाना चाहिए। दशांग लेप 20 ग्राम ले लें, आधा कप पानी, सरसों तेल 1 चम्मच, धीरे धीरे पका कर लेप तैयार करें और वहाँ जहाँ कॉर्न है वहाँ लगा करके ब्लड बंधन करें। इससे बड़ा मुलायम हो जाएगा। साथ साथ में कांचनारी गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। त्रिफला और विडंग बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। वार्ड्स, जिसको हम चर्म कील कहते हैं, वार्ड्स को आयुर्वेद में चर्म कील कहा जाता है। यह भी क्षारकर्म, अग्निकर्म और शस्त्रकर्म, क्षारकर्म करें या अग्निकर्म करें, नहीं तो शस्त्र के माध्यम से काट के निकाल दें, यही इसका इलाज है। इसके अलावा कांचनारी गुल, कैशोर गुग्गुल 2 गोली दिन में 2 बार रहता है, उन साइम देवें। महामंजिष्ठा ऋतुक्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। शोभा कपिला, ऐसी कौन सी डिसीज है जिससे थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है? मुख्य रूप से जो डिसीज है वो है ग्रेव्स डिसीज। यदि ग्रेव्स डिसीज हो तो थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। ग्वाइटर, ग्लैंडुलर ग्वाइटर, इससे भी थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। और थायरोडाइटिस, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उनका प्रश्न है, रस औषधियों की मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं? तो एक तो जो उसमें कंटेंट्स है उसके आधार पर और आयु के आधार पर। 15-16 वर्ष से ऊपर और 80 साल तक के जो मात्रा होती है एडल्ट डोज कहलाता है। जिसमें स्वर्ण मुक्ता आदि मिला हुआ हो उसकी मात्रा 60 मिलीग्राम होती है, और जिसमें स्वर्ण नहीं मिला हो ऐसी रस औषधियों में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक का प्रयोग कर सकते हैं। भस्मों का प्रयोग 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक आप कर सकते हैं, ट्वाइस ए डे, दोनों टाइम। यदि आयु का आप ध्यान रखें, अगर 15 साल के नीचे है तो इसकी आधी मात्रा कर देना चाहिए। जैसे रस औषधियाँ 60 मिलीग्राम मैंने बताई, तो आप उसमें 30 मिलीग्राम की मात्रा दें। रस औषधियाँ 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम देवें। स्वर्ण युक्त जो मैंने बताई वो 30 मिलीग्राम देवें। इस तरह मात्रा का संचालन करते हैं। अब मान लीजिए एक एडल्ट को आपको 1 महीने की दवाई लिखना है या 20 दिन की लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई ज्वर का रोगी है
आपको त्रिभुवन कृति देना है, महावात विध्वंसन देना है, गोदंती देना है। तो त्रिभुवन की रस 5 ग्राम ले लीजिए, महाजोरांकुश 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, इसकी 40 पुड़ियाँ बना दीजिए। तो 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को। अगर 60 मिलीग्राम है तो 5 ग्राम की जगह 2.5 ग्राम लीजिए। मान लीजिए योगेंद्र रस मिला रहे हैं आप, आम वातारी मिला रहे हैं, तो योगेंद्र रस अगर 60 मिलीग्राम की मात्रा देना है तो 2.5 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। 5 ग्राम आम वातारी रस, और इसकी 40 पुड़िया बना लीजिए। तो 1 पुड़िया सुबह शाम को आ जाएगी। इस तरीके से 1 डोज वही आएगी जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके पेशेंट को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सही बात है। दुकानदार भी भ्रमित हो जाता है कि कैसी हम मात्रा का संयोजन करें, कैसे बनाएं औषधियों को। रजनीश शर्मा जी का प्रश्न है, नस्य कर्म एवं कर्म पूर्ण क्या एक साथ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नस्य कर्म आप करा सकते हैं और कर्म पूर्ण भी आप साथ साथ दे सकते हैं। अब आइए हमारे जो साथी चिकित्सक साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जी, आज उनका जन्मदिन है। बहुत ही हार्दिक बधाई आपको। इतना नेक काम कर रहे हैं कि अनेक प्रकार से विद्वानों को ला करके और नियमित रूप से व्याख्यान प्रस्तुत करवाते हैं, जिससे हमारे चिकित्सकों को, हमारे व्याख्याताओं को, छात्रों को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप शतायु से भी आगे जाएं और इसी प्रकार ऐसा ही कार्य करते रहें। डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर शीतल गुंजनवार, डॉक्टर वंदना पाठक, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, हर कार्यक्रम में, हर व्याख्यान में आप उपस्थित रहती हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सविता साजन, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर कृष्णा सागर, डॉक्टर पूजा पटेल, डॉक्टर मंजू भाटिया, डॉक्टर सपना डिमरी, डॉक्टर हेमलता जीएस, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर मधु अरोरा, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर सविता पटेल, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर अनुराधा जी, प्रदीप मानवी जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर उमेश घोटगे, डॉक्टर बलविंद्र सिंह मलिक, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर हेमंत काले, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर आर.बी. प्रजापति, वैद्य आर.बी. प्रजापति, संध्या पांडे, पूजा पटेल और अनिल पांडे, ये हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब आइए थोड़ा सी चर्चा हाइपरटेंशन के बारे में कर लेते हैं। उच्च रक्तचाप एक बहुत ही आम व्याधि है और आज तनाव की जिंदगी से, तनाव भरे वातावरण में लोग रह रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, अनेक ऐसे पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं जिसकी वजह से ये उच्च रक्तचाप जैसी व्याधि उत्पन्न हो जाती है। इसको हम रक्तगत वात भी कह सकते हैं। सर्वाधिक प्रचलित व्याधि है आज के समय में। जैसा मैंने बताया, रक्तगत वात हम इसको कह सकते हैं। रक्तवाही स्रोतों की भित्ति पर व्यान वायु से प्रेरित रक्त द्वारा जो भार पड़ता है उसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। कुछ आचार्य इसे रसज विकार भी मानते हैं, क्योंकि रसवाही स्रोतस का मूल हृदय है। उच्च रक्तचाप धमनी या सिराओं से तथा हृदय में संबंधित व्याधि है, इसीलिए शायद रसगत वात भी इसको कहा जाता है। WHO के अनुसार 140/95 या इससे ऊपर हो तो एट्रियल हाइपरटेंशन कहा जा सकता है। लक्षणों में पहले कारणों पर विचार कर लें। गुरु, अभिसंधि, कटु, लवण, अम्ल आदि का अधिक सेवन करना,
अति भोजन, क्षार का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, मद्य सेवन, अति मधुर आहार का सेवन, मीठे पदार्थों का ज़्यादा सेवन, शोक, क्रोध और चेष्टा नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, हमेशा चिंतित रहना, वेग विधारण करना और अत्यधिक व्यायाम करने से भी डायबिटीज़ उत्पत्ति होती है। दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है डायबिटीज़, एक तो इडियोपैथिक और दूसरा सेकेंडरी। इडियोपैथिक जो हाइपरटेंशन है वो लगभग 90% रोगों में प्राप्त होता है, जिसमें कोई विकृति नहीं होती है, स्थायी विकृति नहीं होती है, हाइपरटेंशन ही होता है, उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। और सेकेंडरी में रीनल ओरिजिन से जो किडनी के विकार हैं उनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा है एंडोक्राइनल डिसीज, एंडोक्राइन के विकृति से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और न्यूरोजेनिक, ये तीन मुख्य कारण सेकेंडरी के रूप में आते हैं। इसके अलावा टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया इन द प्रेगनेंसी, ड्रग अब्यूज, पॉइजनिंग, पॉलीसिस्टमेटिक व्याधियां। इसके अलावा प्री एक्लेम्सिया में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लक्षण के रूप में देखें, अगर रक्तवात हम मान के चलते हैं तो पेशेंट में रुझा, संताप, विवरणता, कृशता, अजीर्ण, फुंसियों का होना और भोजन के बाद स्तब्धता। रुजस तीव्र संतापः वैवरणम कृस्ता रुचि गात्रे चारुंस भुक्तस्य स्तंभस्य अस्रगते अनिले, ये लक्षण मिलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से एंगर, गुस्सा होना, एक्सेसिव पाल्पिटेशन बढ़ जाना, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आना, कॉन्स्टिपेशन, टिनिटस प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमिनिश विजन, पेन इन काफ रीजन, अधिक पेन होता है काफ रीजन में, फेंटिंग, चक्कर आना, नम्बनेस और नम्बनेस ऑफ द होल बॉडी, पूरे शरीर में नम्बनेस की अनुभूति होती है, जिसको डायबिटिक न्यूराइटिस कह सकते हैं, या हाइपरटेंशन में भी नम्बनेस होती है। साध्यासाता के दृष्टिकोण से पुराना रक्तगतवात कृच्छ साध्य होता है, नवीन हाइपरटेंशन साध्य है और उपद्रव युक्त हाइपरटेंशन जो है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। चिकित्सा में सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, तली मली चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फास्ट फूड आदि वर्जित होना चाहिए। लघु और सुपाच्य भोजन का ही सेवन करना चाहिए। मेदवर्धक आहार विहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन व्यायाम, योग आदि का प्रयोग करें और लवण की मात्रा कम खाएं। शरीर में लवण की मात्रा अधिक मात्रा में सेवन न करें, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें शोधन कराना बहुत आवश्यक है। शोधन में विरेचन कराना चाहिए। तो मूर्छित तिल तैल से या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, अब विरेचन करा दें। विरेचन के लिए अमलतास 30 ग्राम और अंजीर 30 ग्राम, इनको काढ़ा बना लें 100 ml, 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन से वायु अपने निर्धारित गति प्रारंभ कर देगी, उसका अवरोध खत्म हो जाएगा और निश्चित रूप से रोगी को विरेचन से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। लेखन वस्ती भी इसमें करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि मेदस्वी व्यक्तियों में, स्थूल व्यक्तियों में यह हाइपरटेंशन अधिक मिलता है। ऐसी अवस्था में लेखन वस्ती का प्रयोग करें। लेखन वस्ती में त्रिफला, विडंग और गिलोय, त्रिफला, विडंग और गिलोय 50-50 ग्राम ले करके 300 ml काढ़ा बना लें और इस काढ़े में गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, शिलाजीत 500 मिलीग्राम, शुद्ध काशीस 500 मिलीग्राम, इसको मिला करके लेखन वस्ती आप
16 बस्ती जरूर दे देवे। आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन बस्ती दी जा सकती है, नहीं तो एक बस्ती प्रारंभ में दे दें और एक लास्ट में अनुवासन दे दें। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोबस्ती और पिचुधारा, इन तीनों में से कोई भी पेशेंट को करना चाहिए, रोगी को बड़ा आराम मिलता है। शंखपुष्पी 100 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 50 ग्राम और सर्वगंधा 50 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर के आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार देवें। इससे ब्लड प्रेशर बड़ा जल्दी नॉर्मल आता है। अर्जुन छाल, हरितकी, वासा, पिपली, पुष्कर मूल और सर्पगंधा, गोक्षुर और शंखपुष्पी। फिर से मैं बोलता हूँ, अर्जुन छाल, हरितकी, वासा जिसको बोलते हैं अड़ूसा, पिपली, पुष्कर मूल, सर्पगंधा, गोक्षुर और शंखपुष्पी, ये समभाग चूर्ण तैयार कर लें। बड़ा अनुभूत योग है। ये ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करता ही है, हार्ट डिसीज़ भी रोकता है। तो ये चूर्ण जरूर पेशेंट को देना चाहिए। जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा और गोक्षुर। जटामांसी, शंखपुष्पी, वचा और गोक्षुर, ये तीनों चारों को बारीक चूर्ण कर लें और आधा से 1 चम्मच पानी के साथ इसका सेवन पेशेंट में कराएं। मेध रसायन का सेवन। मेध रसायन जैसा आपको मालूम ही है, मंडूक पर्णी, शंखपुष्पी, गिलोय और मुलैठी, इनका डिकॉक्शन या चूर्ण दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। जटामांसी आदि क्वाथ देने से भी ब्लड प्रेशर तुरंत डाउन होता है। जटामांसी, खुरासानी अजवाइन और अश्वगंधा, इनका काढ़ा बना के दें। सारस्वतारिष्ट और अर्जुनारिष्ट। सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, अर्जुनारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को दें। दशमूल क्वाथ का सेवन भी उपयोगी है। बटियों में सर्वगंधा बटी, प्रभाकर बटी, ब्राह्मी बटी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। रस औषधियों में प्रभाकर रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, श्वेत पर्पटी 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ दिन में 2-3 बार पेशेंट को देवें। दूसरा योग है जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम और सर्वगंधावटी 2, ये पुड़ियाँ बना करके, ये एक पुड़िया है, ऐसी दिन में 2-3 पुड़ियाँ आप दे सकते हैं। एक और योग है नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को दें। प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप दे सकते हैं। एक चूर्ण का योग और है, अर्जुन चूर्ण, जटामांसी चूर्ण और गोक्षुर चूर्ण बराबर मात्रा में मिला के रख लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को सेवन कराएं। तली मिली चीज़ों बिल्कुल अवॉइड करें। साल्ट को कम, साल्ट भी ना लें, फ्राइड चीज़ें ना लें और फैट की चीज़ें, घृत आदि का प्रयोग कम मात्रा में करें। रेगुलर योगा करें, अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लें और समय समय पर डायूरिटिक औषधियाँ जरूर लेते रहना चाहिए, जैसे गोक्षुर चूर्ण, गोक्षादि गुल्लू, सौंफ से सिद्धित पानी, इनका प्रयोग जरूर पेशेंट में करना चाहिए। परहेज इसमें बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग बंद कर दें, फैट लेना भी बहुत कम कर दें, तली मली चीज़ें बिल्कुल न लें और सबसे बड़ी बात, प्रसन्न रहना चाहिए। चिंता करने से, क्रोध करने से ये रोग बहुत अधिक बढ़ता है। मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि नित्य व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन उनको ऑफिशियल काम से इतना टेंशन रहता है, चिंता में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
ठीक 4 बजे उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। पुनः नमस्कार। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर उमा शंकर निगम का जय आयुर्वेद।